Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students. It's your science class and I am your science teacher. कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे. चलिए जी अपना लेसन स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 1 जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक हमने उसके तमाम SLOs अचीव कर लिए हैं सक्सेसफुली. आई होप कि आपने भी मेरे साथ साथ काम किया होगा. जो एक्टिविटीज़ मैंने बताई थी, हमने स्टडी की थी, वो आपने परफॉर्म की होंगी. वर्कशीट सारी आपने सॉल्व कर ली होंगी. अब हम SLOs तमाम अचीव करने के बाद इस चैप्टर 1 का रिव्यू करने जा रहे हैं. हम एक दफ़ा से फिर रिवाइज करेंगे कि कौन कौन से SLOs हमने पढ़े थे, हर SLOs में क्या क्या ख़ास बात थी, और इन तमाम का एक पूरे चैप्टर का एक स्केच स्टडी करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. ये वो SLOs है सारे जो हमने अपने 11 लेक्चर्स में अचीव किए थे, 13 लेक्चर्स में. ये क्लासिफिकेशन की बेसिस से लेकर अप टिल एंड बायोडाइवर्सिटी तक हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं. कैसे देखते हैं. क्लासिफिकेशन को हमने स्टार्ट किया था उसके इंट्रोडक्शन से. इंट्रोडक्शन में 2 चीज़ें शामिल थी, उसकी डेफिनेशन या उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड यानी हिस्ट्री. डेफिनेशन क्या है दोबारा देख लेते हैं. Classification is the grouping of organisms on the basis of similarities. कि हमने कुछ organisms को उनके characteristics की बेस पे, उनके features की बेस पे, जो common features थे, छोटे छोटे से ग्रुप्स बना लिए थे organisms के, और फिर organisms को क्वालिफाई देखा था, उनको क्लासीफाई करने की कोशिश की थी कि वो कौन सा organism किस ग्रुप में फॉल करता है. इसके साथ साथ हमने हिस्ट्री स्टडी की थी. हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन के 2 सिस्टम्स हैं अब तक जो मौजूद हैं. एक 2 किंगडम सिस्टम जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स शामिल हैं. प्लांट्स सारे के सारे ऑटोट्रॉप्स हैं जबकि एनिमल्स हेट्रोट्रॉप्स हैं. प्लांट्स सेसाइल हैं, एक जगह पे कायम रहते हैं, जबकि एनिमल्स मोटाइल हैं, मूव करते रहते हैं. दूसरा सिस्टम क्लासिफिकेशन का हमने पढ़ा था 5 किंगडम सिस्टम, जिसमें 5 किंगडम्स में इन तमाम ऑर्गेनिजम्स को और जो न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिजम्स थे उन्हें स्टडी किया था, क्लासिफाई किया था. और वो किंगडम्स थे किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया. यहाँ हमें ये भी पता चला कि हमारी प्लैनेट अर्थ पे सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स ही मौजूद नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत से ऑर्गेनिजम्स भी शामिल हैं जो यूनिसेलुलर हैं, जो माइक्रोस्कोपिक हैं, जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. वो भी बहुत बड़ी तादाद में हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं. सो उन सबको भी हमने क्लासीफाई कर लिया था इन 2 किंगडम्स में. इस तरह से हमने मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो अब तक के डिस्कवर्ड हो चुके हैं उनकी क्लासिफिकेशन मुमकिन बनाई थी. इसके बाद हमने प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की थी, लेकिन इससे पहले हमने 5 किंगडम्स को इन डिटेल स्टडी किया था. हमने ये भी पढ़ा था कि किसी भी किंगडम को, किसी भी क्लासिफिकेशन को करने के लिए किसी न किसी ख़ास बेसिस की ज़रूरत होती है. कोई ना कोई ऐसा ख़ास पैरामीटर हमें चाहिए होता है जिसकी बुनियाद पे हम तमाम ग्रुप्स को बना सकें. सो 5 किंगडम्स की सूरत में जो वो क्राइटेरिया था, वो बेस थी, वो ये थी. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन, कि सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, क्या वो यूनिसेलुलर है या फिर वो मल्टी सेलुलर है. सेल स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोट्स है या फिर यूकैरियोट्स है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉप्स है या फिर हेट्रोट्रॉप्स हैं. ये वो 3 बेसिक क्राइटेरिया था जिसकी बुनियाद पे 5 किंगडम्स डिवेलप किए गए. इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा, समझा, इनकी एग्जांपल्स देखी, और फिर हमने इन सब को हर किंगडम के साथ लिंक किया. सो 5 किंगडम्स इस तरह से हमने स्टडी किया. इसके बाद हमने 5 किंगडम्स की इम्पोर्टेंस देखी, उनकी फीचर्स की बेस पे. इम्पोर्टेंस में हमने ये देखा कि
क्लासिफिकेशन क्यों करनी चाहिए और इसका फ़ायदा क्या है, इसकी अहमियत क्या है। पहला फ़ायदा तो ये था कि हमने तमाम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप अप कर लिया। दूसरा फ़ायदा ये था कि फंजाई को अलग किंगडम बना दिया गया, यानी हमें जो न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज़ हैं उनको भी क्लासीफाई करने में हेल्प मिल गई। तीसरा फ़ायदा ये था कि यूनिसेलुलर को मल्टी सेलुलर से अलग कर दिया गया, यानी हमें डाइवर्सिटी पता चल गई, हमें वेरिएशंस पता चल गई मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के दरमियान। चौथा फ़ायदा ये था कि प्रिमिटिव और डिवेलप्ड ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कर दिया गया, यानी हम किसी भी एक ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हुए उस ग्रुप के बाकी तमाम ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स भी बता सकते हैं। सो इसलिए हमने देख लिया कि क्लासिफिकेशन करना किस तरह से हमारे लिए ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना आसान बना देता है। इससे ना सिर्फ हमारे वक्त की बचत होती है, हमारी एनर्जीज की और ना सिर्फ रिसोर्सेज की बचत होती है। सो क्लासिफिकेशन इज अ यूजफुल प्रोसेस टू स्टडी द ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन की प्लांट्स की अपने SLO 2 में। प्लांट्स जो कि 4th किंगडम था 5 किंगडम सिस्टम में से, हमने देखा कि प्लांट्स दो तरह के होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, और इसकी बेस थी प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स। अब जब हमने फर्दर क्लास प्लांट्स को स्टडी किया तो फ्लावरिंग प्लांट्स की दो कैटेगरीज आ गई, मोनोकोट प्लांट्स और डाइकोट प्लांट्स, और इसकी बेस थी नंबर ऑफ कॉटिलीडन्स इन सीड्स। इसके साथ साथ हमने अपने लेक्चर नंबर 7 और 8 में एनिमल्स को क्लासिफाई किया। एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की गई ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि किस ऑर्गेनिज्म में किस एनिमल में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है और किस में नहीं है। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में, जिन एनिमल्स में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं था वो इनवर्टिब्रेट्स हो गए, और जिनमें प्रेजेंट था वो वर्टिब्रेट्स कहलाए। फिर हमने हर ग्रुप की फर्दर क्लासिफिकेशन की। इनवर्टिब्रेट्स के भी 5 ग्रुप डिवाइड किए और वर्टिब्रेट्स के भी 5 ग्रुप हमने स्टडी किए। इनवर्टिब्रेट ग्रुप्स में शामिल थे स्पॉन्जेस, वॉर्म्स, स्टारफिश, स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स, जबकि वर्टिब्रेट्स में फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एविस और मैमल्स। इस तरीके से हमने कोशिश की कि मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाए वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में। अब जब हम यहाँ तक क्लासिफिकेशन कर चुके प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी, तो हमने ये देखा, हमें पता चला कि हमारी प्लैनेट अर्थ एक डाइवर्स प्लैनेट है ऑर्गेनिजम्स के लिहाज से। इसमें बेतहाशा किस्म के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और हर ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स के फीचर से मुख्तलिफ हैं। हर एनिमल के फीचर दूसरे एनिमल के फीचर से मुख्तलिफ हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो इस डाइवर्सिटी को ख़राब कर रही हैं, इस डाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रही हैं। सो हमने एक एक करके वो तमाम फैक्टर्स स्टडी किए जो हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा थे, और इनमें 3 मेजर फैक्टर्स थे, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन और अर्बनाइजेशन। ये तीनों फैक्टर्स ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट डिस्ट्रॉय करने में पेश थे। इन तीनों एक्टिविटीज़ की वजह से जो कि ह्यूमंस परफॉर्म कर रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स का, एनिमल्स और प्लांट्स का हैबिटेट खतरे में है, उनके घर तबाह हो रहे हैं, जिसकी वजह से एनिमल्स एंडेंजर्ड हो रहे हैं। यानी एनिमल्स की तादाद और प्लांट्स की तादाद बहुत बड़ी हद तक कम हो रही है, जो कि इस पूरे इकोसिस्टम के लिए इंतहाई खतरनाक बाइस है।
کیونکہ کسی ایک بھی اسپیشیز کے, کسی ایک بھی آرگنزمس کے ڈسٹرب ہونے سے پورا ایکو سسٹم خطرے کا شکار ہو جاتا ہے. سو یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم ان تمام خطرناک فیکٹرز کا سدباب کریں, ان سے بچنے کی کوشش کریں, ان کے اثرات کو کم کیا جائے, کم سے کم کیا جائے, تاکہ نیچرل ہیبیٹیٹ, نیچرل ایکو سسٹم پرزرو کر سکیں. سو ہم نے اپنے لیکچر نمبر 13 میں ہم نے وہ تمام فیکٹرز اسٹڈی کیے جو بایو ڈائیورسٹی کے لاس کو کم سے کم کر سکتے تھے. ان تمام چیزوں کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ایک نئی بات کا اضافہ کیا اپنے لیکچرز میں, وہ یہ تھا کہ ہر کانسیپٹ کو اسلامک پرسپیکٹیو کے ساتھ لنک کیا. ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں اپنے سائنٹیفک کانسیپٹ میں اسلام میں کیا رہنمائی ملتی ہے. ہم نے اپنے ہر لیکچر کے لیے قرآن مجید اور احادیث کے حوالے دیے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سائنس اور مذہب الگ الگ نہیں ہیں, بلکہ پیرالل طریقے سے کام کرتے ہیں. تو کلاسیفیکیشن کی بیسس کے حوالے سے جن آیات سے رہنمائی ملتی ہے وہ سورہ روم کی آیت نمبر 14 اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 تھی, جس میں ہمیں کلیئرلی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی کلاسیفیکیشن فرمائی ہے. کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی کلاسیفیکیشن تو یہ کی کہ انسانوں کو 2 گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا, میل میں اور فیمیل میں, اور دوسری کلاسیفیکیشن یہ کی کہ ان کے مختلف قومیں بنا دی, مختلف قبیلے بنا دیے, اور اس کا پرپس بھی ہمیں بتا دیا کہ ہم ایک دوسرے کو جان سکیں. سو ہم آرگنزمس کی یعنی 5 کنگڈم کی کلاسیفیکیشن کی, اس کا بھی ایک پرپس تھا, اور وہ یہ تھا کہ ہم اپنی اسٹڈیز کو, اپنے آرگنزم کی اسٹڈی کو آسان بنا سکیں, ہمارے لیے وقت کی بچت ہو سکے, ریسورسز کی بچت ہو سکے, اور ہم کوئی بھی آرگنزم جو ڈسکور کریں اس کے فیچرز کو اسٹڈی کر سکیں. سو یہاں سے ہمیں کلیئرلی پتہ چلا کہ کلاسیفیکیشن کسی مقصد کو سامنے رکھ کر کی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے کلاسیفیکیشن فرمائی وہ یہ تھی, وہ ہوگی روز قیامت, کہ جو لوگ نیک ہوں گے انہیں بخش دیا جائے گا, اور جو لوگ نیک نہیں ہوں گے انہیں اس کی سزا ملے گی. سو کلاسیفیکیشن روز آخرت بھی کی جائے گی. پلانٹس کی کلاسیفیکیشن کے بارے میں سورہ طٰہٰ سے ہمیں کہ ورس نمبر 53 سے ہمیں کلیئرلی انڈیکیشن ملتی ہے کہ پروڈیوس دیئر بائی کیٹیگریز آف ویریس پلانٹس, کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کے لیے کشادہ فرما دیا, اس میں اس کے لیے راستے بنائے, آسمان سے پانی نازل فرمایا, اور اس پانی سے مختلف اقسام کے پلانٹس پیدا فرمائے, پودے نکالے, اگائے. سو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کلیئرلی کہ پلانٹس کی بہت زیادہ اقسام ہیں. کچھ کو ہم پڑھ چکے ہیں, یعنی فلارنگ, نان فلارنگ اور مونوکوٹس اور ڈائیکوٹس میں, کچھ کو ہم نیکسٹ ہائی گریڈس میں اسٹڈی کریں گے. ہمیں اینیملس کی کلاسیفیکیشن کے بارے میں بھی قرآن سے واضح ہدایات ملتی ہیں. سورہ نور کی ورس نمبر 45 ہے, جس میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے اینیملس کی مختلف کیٹیگریز بتائی ہیں. اللہ has created every living creature from water and of them are those that move on their bellies. کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو, جاندار چیز کو پانی سے پیدا فرمایا. اس میں سے کچھ ایسی ہیں جو اپنی بیلیز پہ چلتی ہیں, پیٹ کے بل, اور وہ ہم نے پڑھا بھی تھا کہ یہ ریپٹائلز ہیں. And of them are those that walk on 2 legs. اور ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو 2 ٹانگوں پہ چلتی ہیں, اور 2 ٹانگوں پہ چلنے والوں میں سب سے بڑی مثال ہے ہیومنز کی. And of them are those that walk on 4. اور ان میں سے کچھ مثالیں ایسی ہیں جو 4 ٹانگوں پہ چلتی ہیں, اور 4 ٹانگوں میں چلنے والوں میں شامل ہے زیادہ تر میملز. اللہ کریٹس واٹ ہی ولز. بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے.
बायोडाइवर्सिटी, हमने ये देखा कि कुरान मजीद में तकरीबन 30 के करीब एनिमल्स का जिक्र है। और 22 के करीब पौधों का जिक्र है। इन सब चीज़ों से हमें ये बात पता चलती है कि हमारी ज़मीन में जानदारों की बहुत ज़्यादा अनवाओ इकसाम मौजूद हैं, जिनके अपनी अपनी मखसूस खसूसियात हैं। सो पता चला कि ज़मीन, प्लैनेट अर्थ इज़ बायोलॉजिकली डाइवर्स। और फिर हमने वहाँ कुरान मजीद से ही हदायत ली कि कैसे हमें इस ज़मीन को प्रिजर्व करना चाहिए, हमारे लिए ज़मीन को प्रिजर्व करना क्यों ज़रूरी है। सो हमने देखा कि कुरान मजीद में हमें हर तरह से, हर मौके पे, हर मौजू पे रहनुमाई दस्तयाब है। हमारा काम ये है कि हम कुरान मजीद को समझें, पढ़ें, गौर करें, इस पर अमल करें, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकें और फतह या हदायत पा सकें। इसके साथ अब आपके लिए एक वर्कशीट है। ये वर्कशीट आप डाउनलोड कर लीजिए या फिर अपने टीचर से ले लीजिए। इस वर्कशीट में आपने अब तक जो कुछ पढ़ा उस सब की एक छोटी सी रिवीजन है, असेसमेंट है। इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए और अपने ड्यू टाइम में अपने टीचर को रिटर्न कीजिए। और अपने नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अ हिडन वर्ल्ड। अंटिल देन, enjoy yourself, take care, Allah Hafiz.